हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें कक्षा 10 का जो सेकंड चैप्टर है उसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इससे पहले हमने रक्त परिसंचरण जो टॉपिक था उसको पूरा कर लिया है, और अभी हम कह रहे हैं कि जैसे रक्त के द्वारा भोजन और ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं तक पहुंच चुकी है। अब कोशिकाएं क्या करती है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अपना काम करती है। वो विभिन्न तरह की उपापचयी क्रियाएं करती है, चाहे उनको जनन करना हो, चाहे उनको नए नए प्रोटीन, नए नए पदार्थ बनाने हो, अपनी वृद्धि करनी हो, नई कोशिकाओं का निर्माण करना हो। तो वो जो उपापचयी क्रियाएं करती है, उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान क्या होते हैं, कुछ हानिकारक या जो जहरीले या जिसको अपन कहें गंदे पदार्थ बनते हैं, जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे, जो शरीर में जिनका हानिकारक है, जो कोई काम की नहीं है, व्यर्थ पदार्थ है, तो वो शरीर में बनते हैं। तो उन सभी पदार्थों को हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, वरना वो अगर शरीर में जमा होते जाएंगे तो शरीर को हानि पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं शरीर में, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। अब हमारे अंदर क्या होता है कि कई बहुत जहरीले पदार्थ भी बनते हैं, जैसे जिन अपशिष्ट पदार्थों में नाइट्रोजन पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक और जहरीले होते हैं। तो उनको शरीर से बहुत जल्दी बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए हमारे शरीर में क्या होता है, एक विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसका जो प्रमुख अंग है वो हमारे गुर्दे या वृक्क, जिसको अपन किडनी कहते हैं, वो होते हैं। तो हम इसी में पढ़ेंगे कि जीवों में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और उनको किस तरह से हम बाहर निकालते हैं। देखो मैंने ये सारा लिख के रखा है, तो आपकी ये मदद करेगा पढ़ने में। देखो, जंतुओं के शरीर की कोशिकाओं द्वारा की गई उपापचयी क्रियाएं। अब उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, जो भोजन और ऑक्सीजन लिया, उस भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनी, उस ऊर्जा का उपयोग नए नए पदार्थ निर्माण करने में किया जाता है। तो उन उपापचयी क्रियाओं के कारण बहुत सारे व्यर्थ, जिनको आप अनुपयोगी कह सकते हो या हानिकारक, कुछ भी लिख सकते हो, कि उपापचयी क्रियाओं के कारण बहुत से व्यर्थ, अनुपयोगी, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और ये देखो, ये हमारे शरीर में ये बनते रहते हैं, इनको हम बाहर निकालते रहते हैं। अब जैसे कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया अपशिष्ट है, अमोनिया भी अपशिष्ट है, यूरिक अम्ल अपशिष्ट है। इनका शरीर में कोई मतलब इनका शरीर में कोई फायदा नहीं है, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको शरीर से हम समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। इसके अलावा जैसे आप एक उदाहरण और लिख सकते हो, पसीना। पसीना भी, उसमें कई अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको हम शरीर पर समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। तो देखो, जैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको हम फेफड़ों से बाहर निकाल देते हैं। यूरिया या अमोनिया है या यूरिक अम्ल है, तो इनको अलग अलग जीव अपने हिसाब से उत्सर्जन करते हैं। पसीने को जैसे हमें अपने त्वचा के द्वारा उसको बाहर, हानिकारक होता है इसलिए त्वचा के द्वारा उसको हम बाहर निकाल देते हैं। उस पसीने के अंदर यूरिया और कई तरह के खनिज लवण होते हैं, जो कि शरीर में अतिरिक्त मात्रा में होते हैं, तो उनको हम बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे आंत भी एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करती है। आंतें हैं, जैसे बड़ी आंत है, उसमें जो अपचित अपचित भोजन है या जो भोजन है वो अवशोषित नहीं हुआ, उस भोजन को हम मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो देखो, अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो ये हमने अभी कहा। अब देखो, इस उत्सर्जन की परिभाषा पढ़ते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो देखो, उस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये परिभाषा भी याद रखना कि जितने भी हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उनके उदाहरण याद रखिएगा आप। वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, पसीना या अपचित भोजन। तो आप इन इतने सारे उदाहरण याद रख सकते हो। अब देखो, इन सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इनमें कुछ तो कम हानिकारक है, कुछ बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, पसीना है या
अपचित भोजन है, ये इतने हानिकारक नहीं है, इनको कुछ समय के लिए शरीर में रखा भी जा सकता है। लेकिन जैसे यूरिया है, अमोनिया है या यूरिक अम्ल है, ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है अमोनिया, जिसको बहुत ही जल्दी बाहर निकालना पड़ता है। यूरिया भी हानिकारक है लेकिन अमोनिया से कम हानिकारक है, तो इसको भी हम फटाफट ही बाहर निकाल देते हैं। और यूरिक अम्ल भी हानिकारक पदार्थ है जो इन दोनों से कम हानिकारक है, इसलिए इसको कुछ समय शरीर में रखने के बाद इसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये जो तीनों है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये तीनों सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हम ये कह रहे हैं, देखो, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी का मतलब है जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है या जो प्रोटीन के अपघटन से बनते हैं, तो उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। अतः इनके उत्सर्जन के लिए शरीर में विशेष तंत्र पाया जाता है, देखो, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इनको शरीर से बहुत जल्दी बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखो, ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, इनके कितने प्रकार हैं? तो देखिए, ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, इनके कितने प्रकार होते हैं? तो देखो, अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी ऊपर हमने ये पढ़ा, देखो, कि ये जो 3 है, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, ये तीनों ही नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट के कितने प्रकार होते हैं। परीक्षा में आ सकता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो आपको नाम याद रखना है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो अब तीनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, कौन से जीव किस अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो देखो, ये 3 प्रकार के हैं, ये हमने अभी पढ़ लिया है। अब देखो, पहला अपन ले लेते हैं अमोनिया, जो कि सबसे ज़्यादा जहरीला है। ये देखो, तो देखो, अमोनिया अत्यधिक विषैला है, सबसे ज़्यादा विषैला है। इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ये भी एक, देखो, ये जल में घुलनशील होता है और ये सबसे ज़्यादा जहरीला होता है और जल में घुल जाता है, इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए जल की बहुत अधिक मात्रा चाहिए शरीर में। अब अत्यधिक जल की आवश्यकता होगी तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि जो जीव जल में रहते हैं वो ही अमोनिया का उत्सर्जन कर पाएंगे। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करेंगे? जो जलीय जंतु है, अर्थात अतः इनका उत्सर्जन जलीय जंतुओं द्वारा किया जाता है। आप इस बात में याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा जहरीला नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? अमोनिया। एक तो ये प्रश्न बन गया। इसको किसी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, वो भी अमोनिया है। तो अब देखो, जल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये कौन से प्राणी इसका उत्सर्जन करेंगे? जो जल में रहते हैं। अर्थात जो जल में रहेंगे उनके शरीर में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होगी, तो वो आसानी से इस अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं। कौन कौन से? देखो, जलीय कीट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो जल में रहते हैं वो। जलीय एनालिड है, जैसे केंचुए जैसे प्राणी होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। मेंढक है, जो कि उभयचर होता है। मेंढक का मतलब, उभयचर का मतलब होता है जो जल में और थल दोनों में रहता है, तो मेंढक भी अमोनिया का उत्सर्जन करता है। और अस्थिल मछलियाँ, अस्थिल का मतलब है जिनके शरीर है वो हड्डियों का बना हुआ है, जिनमें हड्डियाँ पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है, तो वो सारी मछलियाँ, इनको आप क्या कह सकते हो? देखो, अलवणीय मछलियाँ भी कह सकते हो। अलवणीय मछलियाँ ये मीठे पानी में पाई जाती है। अलवणीय मछलियाँ, तो जितनी भी अलवणीय या मीठे पानी में पाई जाती है मछलियाँ, या जिनका शरीर हड्डियों का बना हुआ है, वो मछलियाँ सभी अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो आपके उदाहरण जरूर इसके याद रखिएगा। अब देखो, एक प्रश्न आ जाता है कभी कभार, अमोनोटेलिक क्या होते हैं? तो देखो, वे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। वे जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक का मतलब होता है अमोनिया का उत्सर्जन। तो प्रश्न ये आता है कि अमोनोटेलिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को किसके रूप में?
अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं तो उनको अमोनोटेली कहते हैं। देखो अमोनो से आप क्या बनाओगे, अमोनिया। इसका उदाहरण जो ऊपर वाले अपन देख रहे हैं, जलीय कीट, जलीय एनेलिडा, मेंढक और अस्तिल मछलियाँ। अस्तिल का मतलब है जिनका शरीर हड्डियों से या बोन से बना हुआ है वो। अब दूसरा देख लेते हैं। देखो यूरिया, अब आती है यूरिया की बात। यूरिया है वो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। तो देखो होता क्या है कि यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः स्तनधारियों के द्वारा किया जाता है। और जो समुद्री मछलियाँ होती है, देखो समुद्री मछलियाँ भी पानी में पाई जाती है, लेकिन जो समुद्री मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी, जिनका शरीर उपास्थि का बना होता है, इनका शरीर किसका बना होता है, हड्डियों का नहीं बना होकर किसका बना होता है, उपास्थि का। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, उपास्थिल मछलियाँ भी कह सकते हैं। ये हड्डी की तरह मजबूत लचीला ऊतक होता है जिनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती। तो समुद्री मछलियों में स्तनधारियों, स्तनधारियों में कौन कौन आ गए, एक तो हम खुद ही आ गए जैसे मानव है। इसके अलावा जिन जिन जीवों में अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन होते हैं वो सभी स्तनधारी कहलाते हैं। तो आप गाय भैंस बकरी जो भी देख रहे हो और खुद मानव है स्तनधारी है, तो हम किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। देखो तो ये प्रश्न घुमा के इस तरह से आ सकता है कि मानव को किस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो आप क्या लिखोगे उसमें, यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो देखो यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः स्तनधारियों जैसे मानव, समुद्री मछलियाँ या इनको हम एक नाम और दे सकते हैं उपास्थल मछलियाँ द्वारा किया जाता है। ये देखो ये जंतु अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अमोनिया बन सकती है लेकिन ये अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए इनके शरीर में इतना जल नहीं है कि अमोनिया को बाहर निकाल सके। इसलिए ये क्या करेगा, इनमें जो यकृत होता है ना, लीवर, अतः इनके यकृत द्वारा इस अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जैसे अमोनिया बनती है, हमारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि हम अमोनिया को बाहर निकाल सकें, इसलिए हमारे यकृत क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इसलिए यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक होता है। फिर यूरिया का हम उत्सर्जन किया जाता है, या हम फिर यूरिया को हम मूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। यूरिया के उत्सर्जन में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो देखो हम जब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा पानी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो यूरिया की बात हो गई। अब देखो, अब एक यहाँ पर एक, जैसे अमोनोटेलिक बन रहा था ना, तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, यूरियोटेलिक किसे कहते हैं। देखो यूरियो, तो यहाँ पर क्या शब्द है भी इसके अंदर, यूरिया है। यूरियो का मतलब क्या हो गया, यूरिया। टेलिक का मतलब जो उत्सर्जन करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे अपनी, यूरियोटेलिक की, वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहते हैं। अब ये जो वर्ड है ना, ये हिंदी में बहुत कम आता है परीक्षा में, क्योंकि हिंदी में तो आप आसानी से इसको पहचान जाओगे, इसलिए ये अंग्रेजी बना के आती है इसकी, यूरियोटेलिक। तो प्रश्न इस तरह से आता है कि यूरियोटेलिक किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो हम क्या कहेंगे कि वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेली कहते हैं। क्या उदाहरण दे दोगे आप, इसका उदाहरण आप एक तो मानव दे देना खुद ही, मानव। इसके अलावा आप गाय भैंस बकरी कुछ भी दे सकते हो, या ऊपर वाले लिखो आप स्तनधारी या समुद्री मछलियाँ, ये लिख दो तो भी ये भी इसके उदाहरण हो गए। तब यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि मानव कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो मानव कौन सा करता है, यूरिया, क्योंकि मानव स्तनधारी होता है। अब देखो तीसरे की बात कर लेते हैं हम। तो बात ये आ जाती है कि हम यूरिया का उत्सर्जन ही क्यों करते हैं, अमोनिया का क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अमोनिया भी बनती है देखो हमारे अंदर, फिर यूरिया का क्यों करते हैं। तो बात यह है कि हमारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि हम अमोनिया को पानी में घोलकर उसको बाहर निकाल सकें। इसलिए हम शरीर में क्या करते हैं, जो हमारा यकृत है, जो अपन पाचन तंत्र में यकृत पड़ा था, वो यकृत क्या करता है, उस अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया को हम मूत्र के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। अब तीसरा देखो, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में क्या है, देखो
ये बहुत ही कम पानी वाले स्थानों, जिसको हम कहते हैं मरुस्थलीय, जिन स्थानों पर पानी की बहुत कम मात्रा होती है, या जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो प्राणी रहते हैं, वो प्राणी क्या करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। देखो ये यूरिक अम्ल ऐसा है जिसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। तो मरुस्थल में तो वैसे ही पानी की कमी होती है, या जो कम पानी वाले स्थान है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पानी की आवश्यकता बहुत, या पानी की जो मात्रा बहुत कम होती है। तो वहाँ पर अगर वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पानी को बाहर निकाल देंगे तो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपने उस अपशिष्ट पदार्थों को यूरिक अम्ल में बदलते हैं। और ये यूरिक अम्ल क्या होता है, इसमें बहुत ही कम पानी लगता है। तो यूरिक अम्ल को बहुत कम पानी के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो आप पक्षी को देखते हो कि पक्षी जो बीट करते हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ करते हैं, तो वो बिल्कुल एक लेई की तरह होता है, पेस्ट की तरह होता है। तो उसमें पानी की मात्रा बहुत कम करते हैं। तो जो पक्षी जो बीट करते हैं या जो उत्सर्जित पदार्थ करते हैं, वो क्या होता है उसमें, देखो यूरिक अम्ल होता है, अम्ल होता है, उसमें एसिड होता है। इसलिए ये बीट कई बार क्या होती है कि जैसे कपड़ों पर गिरती है तो कपड़े का कलर उड़ा देती है। तो उसका कारण क्या है, ये अम्ल है, यूरिक अम्ल। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएगा। सरीसृप, सरीसृप का मतलब है जो सरक या रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप है आपके, अन्य जैसे छिपकली है। तो ये जो सरक के चलते हैं सरीसृप कहलाते हैं। बहुत सारे आप प्राणी देखेंगे जो जिनका शरीर भूमि के टच में रहता है। इसी तरह से जो कीट है, जो कीट है जो धरती पर रहते हैं कीट, वो सभी कीट रेंग कर चलने वाले जीव। और जितने भी पक्षी है वो अपना उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो अभी यहाँ पर एक शब्द और आ गया, देखो यूरिकोटेलिक। अब यहाँ पर आप देखो इसको ध्यान से, यूरिको, यूरिको, यहाँ पर आपको क्या शब्द आ रहा है इसके अंदर, यूरिक, यूरिक आ रहा है ना, तो यूरिक से आप ले लो यूरिक अम्ल। यहाँ पर क्या है था, यूरियो है ये, तो यूरियो, तो यहाँ क नहीं है, तो यहाँ पर यूरियो से आप क्या निकाल लो, यूरिया। यहाँ यूरिको से क्या निकाल लो, यूरिक। और अमोनो से आप निकाल लोगे अमोनिया। तो वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ये आज के हमने वीडियो में जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है 3 तरह के वो पढ़े हैं। अब मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा विषैले कौन से हैं, तो विषैला क्रम में एक ये और बता देता हूँ। इनका जो विषैला क्रम है वो सबसे ज़्यादा विषैले कौन है, सबसे ज़्यादा तो है अमोनिया। और उससे कम विषैला कौन है, यूरिया। और सबसे कम विषैला कौन है, यूरिक अम्ल। हालांकि तीनों ही विषैले होते हैं, लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा विषैला अमोनिया, फिर उससे कम यूरिया, फिर सबसे कम यूरिक अम्ल। तो देखो पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं और वो लंबे समय तक शरीर में इसको स्टोर करके फिर बाहर निकालते हैं। तो ये कम हानिकारक है, उससे ज़्यादा हानिकारक यूरिया, यूरिया से ज़्यादा हानिकारक अमोनिया। सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए, अमोनिया को, उससे कम यूरिया को, और सबसे ज़्यादा कम यूरिक अम्ल को चाहिए। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, देखो मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम उसका चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एक इंट्रोडक्शन कि अपशिष्ट पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। तो अमोनिया के उत्सर्जन वाले प्राणी अमोनोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिकोटेलिक। अब देखो यहाँ पर परीक्षा में क्या प्रश्न आता है। एक तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ 3 तरह के होते हैं, उनके नाम याद रखना है। फिर इनकी परिभाषा याद रखनी है, अमोनोटेलिक की, यूरियोटेलिक की और यूरिकोटेलिक की, इनकी परिभाषा याद रखनी है और 2 उदाहरण याद रखने हैं। अब कई बार क्या होता है परीक्षा में मिलान करने वाला प्रश्न आ सकता है कि एक तरफ आपको ये दे दे अमोनियो, यूरिया और यूरिक अम्ल, एक तरफ आपको उदाहरण दे दे, जैसे एक तरफ दे दिया मेंढक, एक तरफ दे दिया आपको मानव, और एक तरफ दे दिया आपको दे दिया कौवा या पक्षी दे दिया। तो पक्षी, मानव और एक मेंढक दे दिया। तो मेंढक होता है अमोनिया, मानव होगा यूरिया और यूरिक अम्ल होगा पक्षी। तो इस तरह से मिलान करने वाला प्रश्न देखो इसमें से पूछा जा सकता है, या छोटे प्रश्न निकाल के आ सकते हैं
कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो वो अमोनिया है। सबसे कम पानी की आवश्यकता किसको होती है, यूरिक अम्ल की होती है। या मरुस्थलीय जंतु किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का करते हैं। मानव किसका उत्सर्जन करेगा, यूरिया का करेगा। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना और एक बार आप इसको देख के याद भी कर लेना।